सो हेलो गाइस, आज हम एक नई डिजीज़ ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बात करेंगे। ब्रोंकियल अस्थमा का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो क्या है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ब्रोंकियल अस्थमा जो है ना, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है एयरवे की। मतलब कि जो ब्रोंकियल ट्री होती है, आप देखोगे जैसे ट्रैकिया है, एंड देन वो डिवाइड होके प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे ब्रोंकियल ट्री में डिवाइड होती है। तो उसी में जो है एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसके कारण जो है ये ब्रोंकियल अस्थमा होती है। अब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का मतलब ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कोई भी एलर्जन हो गया जो मतलब जब पर्सन इनहेल करेगा तो वो जो है एलर्जन जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू उसके ब्रोंकियल ट्री में जाएगा और वो एक स्टिमुलस के जैसे एक्ट करेगा, जो कि इस हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस है उसको बढ़ाएगा और जिसके कारण ब्रोंकियल अस्थमा होगी। अब इसके कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, जैसे कि चाइल्डहुड इन्फेक्शन है, किसी को बचपन से कोई सर्दी खांसी की तकलीफ़ है, बचपन से उसको रेस्पिरेटरी तकलीफ़ जैसे कोई भी डिजीज़ वगैरह है, तो वो भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ब्रोंकियल अस्थमा का हो सकता है। उसके अलावा जैसे धूल मिट्टी ये सब भी जो होते हैं एलर्जेंस जैसे कहते हो, वो भी एक इसका पॉजिटिव फैक्टर है। उसके अलावा स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइज वगैरह भी है। जैसे किसी को अगर अस्थमा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है या स्ट्रेस ले रहा है, तो उसका जो अस्थमा का अटैक है वो उसको आ सकता है और उसको तकलीफ़ जो है ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गया या प्लास्टिक्स हो गया, वो सब फूड प्रिजर्विंग एजेंट्स हैं, एनसेड मेडिसिन्स हैं, एस्पिरिन जो जिसको ब्लड थिनर कहते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हो गया जो जिसमें लॉल है, जैसे एटिनोलॉल, ये सब जो भी मेडिसिन्स रहता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने का मतलब कि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। अगर आप सीधी भाषा में समझो तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर करेगा ना तो कहीं ना कहीं वो ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में भी थोड़ा कंस्ट्रिक्शन होता है, तो ये कॉज कर सकता है, इसको बढ़ा सकता है ब्रोंकियल अस्थमा को। तो कभी भी अगर कोई पेशेंट आपके पास आए ब्रोंकियल अस्थमा का, तो उसका आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि आपको मतलब किस चीज़ों से तकलीफ़ बढ़ती है, या कौन सी ऐसी मेडिसिन, अगर क्या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या खाने में आप कोई ऐसा खाना तो नहीं खा रहे हो जो मतलब जिसमें कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव डला है जो ब्रोंकियल अस्थमा को बढ़ाए। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में डिस्निया है, कफ है और वीजिंग है। अब डिस्निया का मतलब ये होता है कि सांस लेने में दिक्कत, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। कफ मतलब वही खांसी वगैरह होना। और वीजिंग का मतलब ये होता है कि जब आप ऑस्कल्टेट करोगे, ये एक प्रकार का लंग साउंड होता है। जब आप ऑस्कल्टेट करोगे, लंग साउंड सुनोगे, तो एकदम सीटी बज रहा है या एकदम फ्रिक्शन जैसा आपको ऑस्कल्टेट करने पे सुनाई देगा। और सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, मतलब वही है कि कंस्ट्रिक्शन मतलब कि आपको लगेगा कि छाती भारी भारी है और एकदम दबी दबी सी है, कुछ मतलब अटका हुआ है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसा आपको फील होगा। अब इसमें जो कफ होता है वो थिक होता है, म्यूकस इसमें एकदम स्ट्रिंगी मतलब रहेगा, और म्यूकस प्रोडक्शन इसमें बढ़ा रहता है। ये इसका जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, सॉरी सिम्टम्स है। अब इसका साइंस देखोगे तो टैकिपनिया है, टैकीकार्डिया है, माइल्ड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अब देखिए हाइपरटेंशन होगा क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वेसल वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो उसके कारण ऑब्वियस सी बात है कि एक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है पेशेंट का। और ये भी है कि जब ब्रोंकियल अस्थमा होता है तो O2 CO2 एक्सचेंज जो होता है ना, वो भी अफेक्ट होता है। तो ब्लड में प्रॉपर एक ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण जो है हार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है सही से और CO2 भी ना बढ़ने लग जाता है। तो ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। अब इसके अलावा रेस्पिरेशन जो है वो हार्श रहेगा और ब्रोंकी हार्ड ऑन ऑस्कल्टेशन, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो ऐसा साइंस आपको सुनाई देंगे। अब जैसे कि कुछ केसेस हैं, जैसे एसेसरी मसल्स जो है वो दिखने लगेंगे, मतलब कि एसेसरी मसल्स जो रहते हैं, आप पढ़े होंगे कि जैसे कि स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड, ये सब कुछ कुछ मसल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एसेसरी मसल्स वगैरह रहते हैं जो लंग्स को सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो वो सब भी मतलब दिखने लगते हैं। उसके अलावा साइलेंट चेस्ट है, साइनोसिस है, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन, ऐसा सब दिखने लग जाता है।
और बहुत सीवियर केसेस में तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, मतलब पेशेंट को आपको वेंटिलेटर में भी रखना पड़ सकता है। इन्वेस्टिगेशन में स्पूटम और ब्लड एग्जामिनेशन है ईसोनोफिलिया का। उसके बाद चेस्ट एक्सरे है फॉर हाइपर इन्फ्लेमेटेड लंग्स दिखेगा, मतलब कि जब आप चेस्ट एक्सरे देखोगे तो उसमें मान के चलो कि आपकी जो एक्सरे फिल्म होगी वो एकदम वाइटिश टाइप का हो सकता है, तो आप समझ जाओगे, या वाइटिश या सॉरी ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। हाइपर इन्फ्लेटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, एयर ट्रैपिंग बढ़ जाती है उसमें। तो एक नॉर्मल एक्सरे फिल्म से जो ब्लैकिश दिखना चाहिए उससे ज़्यादा दिखेगा। इसके अलावा एक स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है जो मतलब आपको डिक्रीज मिलेगा, ये फ्लो ऑफ एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ऐसे करके रहता है, तो ये टेस्ट आप करा सकते हो। इसके बाद पीक एक्सपिरेटरी फ्लो बाय यूजिंग पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर डिक्रीज लेस देन 20, मतलब ये एक पैरामीटर्स हैं, आप देख सकते हो इसको कि मेनली आपका जो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो स्पायरोमेट्री टेस्ट करके आप इसको प्रॉपर कंफर्म कर सकते हो कि पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट पार्ट देखते हैं। तो अब ट्रीटमेंट में इसमें डिवाइड है कि कंट्रोलर है, रिलीवर है, ये ऐसे करके, मतलब कि अटैक को, अस्थमा का जो अटैक है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म आपको अगर एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ मेडिसिन्स, मतलब आपको ऐसे मेडिसिन्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसके एंटी इन्फ्लामेटरी बोल सकते हो कि इफ़ेक्ट्स हों, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ना एक इमरजेंसी ड्रग्स के टाइप का होता है जिसका इफ़ेक्ट एकदम इमीडिएट होता है और जो थोड़ा जल्दी काम करता है। तो इसमें बैक्लोमिथाजोन 200 mcg मीटर डोज ट्वाइस अ डे है, ब्यूडेसोनाइड है और फ्लूटिकानासोन है। और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ओरल प्रेडनिसोलॉन है या प्रेडनिसोलॉन ओडी, इसको 5 से 10 दिन में देते हैं। और ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर है, मोंटेलुकास्ट है 10 mg वंस अ डे फॉर 5 डेज। और लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट सेलमेटरॉल, ये आप दे सकते हो, या फॉर्मेटरॉल। इसके अलावा एक थियोफाइलिन है या टैब डेरिफाइलिन 150 mg ट्वाइस अ डे 5 डेज़ के लिए। ये इसका एक ट्रीटमेंट प्लान है, मतलब आपको इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करना है इनहेल करने के लिए, मतलब पंप जो आता है इनहेलर वो यूज़ करना है। और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ओरल इनटेक के लिए करोगे। ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर, ये आप नॉर्मली मोंटेलुकास्ट जो होता है ना, ये एक टैबलेट के फॉर्म में इसको यूज़ करना है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप रिलीफर को देखोगे तो रिलीफर क्या होता है, जो ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज़ जिसकी होती है और जो क्विक एक्शन देता है। सो इसमें भी आप देखो कि सैल्ब्यूटामॉल है, जो मतलब थोड़ा जो वेसल्स है, सॉरी, जो ब्रोंकियल ट्री है, जो प्राइमरी सेकेंडरी है, उसको ना रिलीफ करता है, मतलब उसको थोड़ा सा उसके ब्लॉकेजेस को खोलता है, थोड़ा सा उसका वेसोडायलेशन करता है। सैल्ब्यूटामॉल, लीवोसैल्ब्यूटामॉल, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे पहले मैंने कहा था, इसमें एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जिसमें इप्राट्रोपियम इन्हेलर, ये भी ना वेसल्स को खोलने का काम करता है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है ब्रोंकियल ट्री में उसको ना रिलीफ करता है, मसल्स जो रहते हैं उसको रिलैक्स करता है, जिसके कारण जो है स्पूटम वगैरह जो जमा रहता है उसको निकलने में आसानी होती है। और थियोफाइलिन है, ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाला मेडिसिन रहता है, ये भी वेसल्स को खोलता है। इसके अलावा भी है कि ये भी कुछ कॉम्बिनेशंस है, आप देख सकते हो, इसमें टेबल बना हुआ है यहाँ पे। अब स्टेटस एस्थमेटिक्स है यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हो। इसमें ट्रीटमेंट जैसे कि नॉर्मल एक ट्रीटमेंट है कि 40 to 60% जो है मतलब सैचुरेशन 190 से ऊपर होना चाहिए। इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है, ये भी एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो 200 mg IV स्टेट, देन 100 mg 8 आवरली। सैल्ब्यूटामॉल, इप्राट्रोपियम, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। एमिनोफाइलिन है, ये डेक्सट्रोस में आप कंबाइन करके लगा सकते हो। एम्पीसिलिन है, ये एंटीबायोटिक एक आप दे सकते हो, अगर नहीं काम कर रहा है तो एमॉक्सीक्लेव, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि कुछ, और इसके अलावा
इन्हेलर्स का भी यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है। सो ये आज का टॉपिक हमारा था ब्रोंकियल अस्थमा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो या कोई सजेशन अपना देना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। थैंक यू।